हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्केलेटन की टू यूपीएससी। तो देखो, मैं आज आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिससे अपन स्केलेटन की से कैसे अपन प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे इस बार 110 के ऊपर नंबर आ रहे थे और मैंने फॉरेस्ट का मेंस भी लिखा था इस बार। तो मेरा अप्रोच क्या था कि जो मेरे 110 के ऊपर आ गए, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक बेसिक नॉलेज से भी अपन कैसे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, तो इसका मैंने शॉर्ट सेक्शन में एक शॉर्ट बना रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ रिपीट कर लेता हूँ कि वो बोल रहा है कि जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है ना, वो कौन कौन से होंगे। भाई बेसिक से आपने को पता है, जो बॉन्ड्स और स्टॉक्स होते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। अब इसके अलावा जो भी होगा ना, वो आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बन जाएगा। तो मैं देखता हूँ हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल जो दिया हुआ है, वो इसके अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बन जाएंगे। और इसका आंसर बी हो जाएगा, ओनली टू। और अगर आपको ऐसे नहीं भी करना हो, तो यूपीएससी में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी अगर 4 स्टेटमेंट दे रखी हो, तो उसमें से क्या करना हो, जितनी भी स्टेटमेंट दे रखी होती है ना, उसको एन मान लो। और उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n-2। तो अगर 4 स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसका मतलब n=4 हो गया, और फॉर्मूला जो होता है वो n-2 हो जाता है। तो 4-2 तो 2, इसका मतलब 2 स्टेटमेंट सही होगी और बाकी 2 स्टेटमेंट गलत होगी। तो ऐसे भी अगर करना चाहो, तुक्का लगाना चाहो, तो ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हर बार ये काम नहीं करेगी, लेकिन हाँ ये है कि 60-70% क्वेश्चंस में ये काम कर जाती है और ओवरऑल आपको पॉजिटिव देके जाता है ये। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की जो बात है, अब वो सीधा नॉलेज के ऊपर है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, इकोनॉमी के। ठीक है। अब इकोनॉमी में अपन पता नहीं कौन कौन सी मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। भाई बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से अपने को अंडरस्टैंडिंग है तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब वो बोल रहा है कि जो आरबीआई जो है ना, वो इनकम कैसे जनरेट कर सकता है, मतलब सोर्सेज क्या क्या है उसके। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड। भाई सही बात है, अगर वो बॉन्ड को अगर सेल कर रहा है या बाय भी कर रहा है, जैसे मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को उसने बाय किया, फिर बाद में उसने कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेके गवर्नमेंट को बेच दिया है, जो भी है उसको रिटर्न कर दिया, तो उसका मतलब सोर्स तो बन जाएगा ना इनकम का। अब कभी भी अपने को ऐसे 4-5 स्टेटमेंट आ जाए ना, तो अपने को बस यही ढूंढना होता है सबसे वाहिया, जो सबसे गलत स्टेटमेंट है ना, उसको उड़ा दो। तो उससे क्या होता है, अपने सारे जो ऑप्शंस होंगे जो खराब वाले होंगे वो हट जाएंगे। अगर मैं देखूँ तो देखो, पहला ऑप्शन तो मैंने बता दिया कैसे सही होगा वो। दूसरा ऑप्शन की बात करूं, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी। सही बात है यार। अगर मान लो अभी डॉलर है वो 90 रुपए का है, बाद में अगर मान लो कुछ टाइम के बाद वो 100 रुपए का हो जाएगा, तो आरबीआई को तो फायदा ही होगा ना भाई, बेनिफिट होगा ही ना उस चीज का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, तो वो बोल रहा है पेंशन फंड मैनेजमेंट। अब यार पेंशन फंड मैनेजमेंट जो है ना, वो पीएफआरडीए करता है, वो आरबीआई नहीं करता। तो अगर आप ये देख के थर्ड ऑप्शन उड़ा दोगे, तो बी और सी उड़ जाएगा, अब बचता है ए और डी। अब आपको फिफ्थ देखना है, बस फोर्थ को पढ़ना ही नहीं है आपको। अब फिफ्थ मुझे देखा है कि अपने को प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। अब इकोनॉमी में एक टर्म होता है सिग्नोग्रेज करके, कोई टर्म होता है जिससे आरबीआई जो पैसा होता है ना, जो मतलब एक तरह से क्या है, कागज का टुकड़ा ही है ना। तो कागज के टुकड़े पे उसको वैल्यू मिल रही है। अगर मान लो 50 रुपए का नोट भी छाप रहा है, तो उसकी वैल्यू तो 50 रुपए है ना, लेकिन कागज का टुकड़ा तो उतने रुपए का थोड़ी ना है। तो इसका मतलब उसको बेनिफिट हुआ ना उस चीज से भी। तो ये सही हो जाएगा। तो ऐसे करके सेकंड क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने वही लगाया था, n-2 वाला फॉर्मूला लगाया था। तो 3 स्टेटमेंट है, तो n-2 मतलब 3-2 1। तो मैंने ओनली 1 टिक कर दिया था, लेकिन मेरे गलत हो गया था, लेकिन इसका आंसर ओनली 2 है। ठीक है। अब ये क्या है कि पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन नॉलेज से सॉल्व करने होते हैं। अगर नॉलेज से सॉल्व हो जाते हैं, तो देखो क्या होता है, आपको पहले नॉलेज से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें अपने सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अपनी ये स्केलेटन की आती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने हर जगह लगा दिया, फिर कहोगे सर हमने यहाँ भी लगा दिया। अब जैसे मैं आपको हिस्ट्री क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे जाके, अगर आप वहां लगा दोगे ना n-2 वाला फॉर्मूला, तो फिर पूरा बैकफायर कर जाएगा। ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मुझे कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। ठीक है। वो आपको धीरे धीरे पता पड़ता रहेगा। मैं आगे आपको पेपर सॉल्व करवाता रहूंगा, 25 के भी, 24 के भी, 23 के भी। तो आपको क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी कि हाँ मुझे n-2 जो भी मेरी स्केलेटन की है वो कहाँ लगानी है, कैसे कहाँ नहीं लगानी है। ठीक है। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब वो बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऑल द लिस्टेड कंपनी, भाई सारी लिस्टेड कंपनी को छोड़े ना, ये जो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती होगी, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। तो इसको देख के तो मैंने वैसे ही गलत कर दिया। फिर बोल रहा है कि इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग द BRSR जो रिपोर्ट है, वो लार्जली नॉन फाइनेंशियल लेटर। अब मुझे पता है कि यार देखो, पहला स्टेटमेंट तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, इसको तो गलत मानना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब मैंने ए और सी तो वैसे ही उड़ा दिया, अब बचता है बी और डी। ठीक है। बी और डी में क्या होता है कि अपने को ये गेम खेलना है कि यार यूपीएससी जो करता है ना, मेजरली दोनों में से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट सही देता ही देता है, और दूसरी स्टेटमेंट मुझे पॉजिटिव भी लग रही है, पढ़ने में सही भी लग रही है कि हाँ यार, जो नॉन लाडली जो होंगी उसको ये रिपोर्ट देनी पड़ती होगी। तो मैंने ये बी भी सही किया। अगर आपको मान लो डी लगा दिया आपने, सोचा कि यार ये ऑल की वजह से भी मैं कर लूँ, या फिर लाडली नॉन फाइनेंशियल नेचर की वजह से मैं इसको गलत मान लूँ, तो आप फंस सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन मेजरली आप इसको बी कर दोगे सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क खेलना पड़ेगा। अब ये नहीं सोचोगे कि यार मुझे एग्जिट पता पड़ जाए। देखो मेन पर्पज वीडियो का यही है कि आप 50% प्रोबेबिलिटी पे तो आ ही जाओ। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है 25% है हर एक ऑप्शन की। तो इतना तो है कि स्केलेटन की से अपन 50% प्रोबेबिलिटी पे तो लिया है।
मतलब बी और डी में से कुछ तो लगा ही दे, ताकि अगर अपना सही भी हो जाएगा तो अपने +2 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, फिर मैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, तो वो बोल रहा है इन इंडिया इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम द अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक ये इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। भाई एनी टैक्स से कैसे कोई वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको गलत मान लिया था। फिर इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट अंडर द। ठीक है, अब मुझे क्या है कि देखो बात ये है कि दोनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। वो बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है ना वो कैपिटल एसेट नहीं होगी। भाई यार एग्रीकल्चर लैंड है, वो कैपिटल एसेट तो होगा ही ना यार। तो वो मुझे जनरल बेसिक्स से वो गलत लग रहा था। ठीक है, फिर मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ तो उसमें भी लिखा है कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। अब आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन में सबसे जो भैया जो सबसे बेसिक से ही गलत लग रहा हो उसको आपको देखना है कि कौन सा गलत हो सकता है। तो मैंने इसको क्या करा, सेकंड वाले स्टेटमेंट को गलत मान लिया। क्यों? क्योंकि यार लैंड है वो कैपिटल तो होगा ही ना यार, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मुझे है ही। तो इसका मैंने फिर फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट ये टिक लगा दिया था मैंने। तो ऑप्शन सी मैंने इसका कर दिया था, लेकिन फिर बाद में पता पड़ा कि इसका आंसर डी है। अब यार देखो इतना तो इसके लेना ही पड़ेगा कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें तो आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतना तो पता पड़ गया कि ए और बी में से तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से कुछ ना कुछ किसी के चांसेस तो है गलत होने की। तो मुझे लगा यार कैपिटल है तो लैंड है तो वो कैपिटल में ही आएगा। तो लेकिन फिर ये मेरा गलत भी हो गया। इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको बैठ के। अब 6 वाला जो क्वेश्चन है इसका मैंने शॉर्ट बना रखा है, वो आप देख सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, तो अब जैसे वो बोल रहा है कि इंडिया के पास 30 क्रिटिकल मिनरल्स है। भाई इतना न्यूज़ में आता है कि इंडिया को चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। अब पहला स्टेटमेंट कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है। यूपीएससी क्या करता है, जब भी 3 या 4 स्टेटमेंट बनाता है ना, तो वो एक आध ऑप्शन सबसे वाहिया सबसे गलत जो होता है ना वो डालता ही डालता है। बस वही ढूंढना होता है आपको। अगर आपने वो ढूंढ लिया तो बस फिर उसके बाद तो एलिमिनेशन है, खेल है। अब मुझे पता है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास अपने क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, वो चाइना से इंपोर्ट करता है। जैसे अगर आप सेकंड उड़ा दोगे तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन करना था। 6 वाला क्वेश्चन जो है देख सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, ये 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस साल ही आए थे, मतलब 2024 में भी आए थे, लेकिन इस बार भर भर के 25 में आए थे। अब इसमें से तो क्या है, देखो नया पैटर्न है और बेसिक बेसिक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है और आराम से बिल्कुल सही हो जाएंगे। मेरे मोटी मोटी सब सही हो गए थे इसके अंदर। अब मैं देखो पहला स्टेटमेंट की बात करूं तो इसमें यही है कि आपको सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है, या सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों में से कोई गलत है या नहीं है, ये सब चीज़ देखना होता है इसके अंदर। अब ये पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब वो बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो आपके एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली एट लोअर। सही बात है, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो मतलब एक तरह से कंपनी को डेप्ट दे रहे हैं, मतलब उसको उधार दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार वो तो कम रिस्क पे होंगे ही, मतलब ये स्टेटमेंट है ही। और जो स्टॉक होल्डर्स होंगे वो थोड़ा ज़्यादा रिस्क पर रहेंगे, क्योंकि अगर कंपनी डूब जाएगी तो स्टॉक होल्डर्स को उसको मतलब गेन करना वो करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा कि हाँ तुम लॉस में जा रही हो या गेन करो जो भी है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो बोल रहा है बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू द कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर ओनर। सही बात है यार, क्योंकि जो बॉन्ड होल्डर्स होंगे वो लेंडर ही है ना, वो उधारी पैसा दे रहे हैं। स्टॉक होल्डर्स क्या है, हमने स्टॉक शेयरिंग लिए रखी है, इसका मतलब उसके ओनर है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर पा रहा है। वैसे अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, फॉर रीपेमेंट पर्पसेस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज। सही बात है यार, बॉन्ड होल्डर्स को पहले देना पड़ता है पैसा। अगर मान लो कंपनी डूब रही है तो बॉन्ड होल्डर्स को पहले पैसा दिया जाता है, फिर उसके बाद जो बचते हैं फिर स्टॉक होल्डर्स को उसमें से जो शेयर वेरिंग होती है वो देते हैं उसके अंदर से। फिर चाहे वो लॉस में हो या गेन में हो, कुछ भी हो, बात की बात होती है। लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन है। अब इतना तो अगर आपने इकोनॉमी पढ़ रखा है तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए और इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली थर्स एग्रीबिट का ग्रेट बूम। ठीक है, अब ये मुझे पता नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो रैपिडली ग्रो हुआ है ओवरटेकिंग हांगकांग। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले बता रखा है कि कभी भी 3 या 4 स्टेटमेंट आ जाए उसमें से आपको जो सबसे वाहिया जो सबसे गलत दिखे ना उसको उड़ाना है सबसे पहले, फिर आपको दूसरी स्टेटमेंट्स में आना है। अब ये बोल रहा है देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी अदर इन टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क। वो कह रहा है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं, तो भाई सेबी क्यों बनाई फिर गवर्नमेंट ने? सेबी इसलिए तो बनाई है कि आपको वार्न करे, कि जो स्मॉल इन्वेस्टर इनको बताए, उनको चेताए कि भाई अब ये मार्केट ऐसा हो रहा है, जो भी आपको रिस्क मैनेजमेंट बताए कुछ भी करे। तो सेबी इसलिए तो बनाया गया है, इतनी सी नॉलेज है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यदि थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा, खत्म। और क्या करना था इसके अंदर। वैसे आपका 9th वाला क्वेश्चन है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो रिड्यूस करती ग्रीन हाउस गैसेस को। सही बात है, क्योंकि वो अपन बार बार वही मटेरियल यूज करते हैं। वही सेकंड स्टेटमेंट भी बोल रहा है कि जो हम रॉ मटेरियल है वो बार बार उसी को यूज करते हैं, तो इसलिए अपना जो इनपुट होता है वो कम होता है। सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू बताता ही है, मतलब उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्ट। सही बात है भाई, वो थर्ड स्टेटमेंट यही तो बोल रहा है, वो ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि वेस्टेज रिड्यूस कर रहा है तभी तो ग्रीन हाउस गैस कम हो रही है। तो सही बात है, इसका मतलब इसका आंसर ही हो जाएगा, बस कुछ ही नहीं करना था इसके अंदर तो। फिर अब देखो 10th वाला जो क्वेश्चन है
कैपिटल रिसिप्ट के लिए क्रिएट द लाइबिलिटी और द कॉज ऑफ रिडक्शन इन द, सही बात है। जो भी अपने पास कैपिटल रिसिप्ट आएंगी, जो भी अपने पास लोन वगैरह आएंगे या कुछ भी अपन ने उधार लिया बड़ा, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में अपने लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे करेंगे। सेकेंडरी स्टेटमेंट की बात करूं तो बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर द कैपिटल रिसिपेंट, सही बात है। जो अपन बोरो करते हैं लोन वोन या बड़ी बड़ी जो पीएसयूज को अपन डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल रेसिपेंट में ही आते हैं वो तो। अब ये देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेसिपिएंट, रेवेन्यू रेसिपिएंट, ये तो अपन ने बजट में बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पढ़ रखा है, बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर भी चलो मान लो सेकंड स्टेटमेंट में आपको डाउट होता है, थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ। थर्ड वाला जो बोल रहा है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। भाई मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरे पास वो लायबिलिटी कैसे होगी, मेरे लिए तो वो एसेट मतलब मेरे लिए तो इनकम होगी ना, वो लायबिलिटी कैसे हो जाएगी वो। तो यही देख के अगर आप थर्ड उड़ा दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, बस खत्म। सबसे गलत स्टेटमेंट ढूंढना होता है, उसको आपको हटाना होता है, बस उसका उसके बाद आपका आंसर आ ही जाएगा। अब अपन ने 2-3 क्वेश्चन जो देखे उसमें लकीली क्या हो रहा है, सीधा आंसर पे अपन पहुंच जा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि अपन 2 ऑप्शन में अटक जाएंगे। तो अब इतना तो यार गेम खेलना ही पड़ेगा, इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा कि यार 50-50 पे तो अपने को रिस्क खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो गेम है, खेलना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर आप रिस्क नहीं लोगे तो कैसे करोगे इसको। अब ये 11th वाला क्वेश्चन की बात करें, हिस्ट्री पे आ गए। तो अब अपने को यही देखना होता है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है वो राइट होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो गलत होती है। अब वो राजा राम मोहन रॉय के बारे में बोल रहा है। भाई वो बोल रहा है कि पजेस द ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसफी ऑफ द ईस्ट, सही बात है। इतना तो अपन ने मॉडर्न इंडिया में पढ़ ही रखा है कि राजा राम मोहन ईस्ट की फिलोसफी को प्रमोट भी करते थे और ये सारी बातें करते थे। और मुझे यहाँ कोई नेगेटिव या कोई ऐसी कोई चालबाजी लगती नहीं एग्जामिनर की, तो उसको सही बोल दूंगा मैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच, ये प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, सही बात है। ये तो बिल्कुल बेसिक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सही भी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आप देखो 12th वाला स्टेटमेंट, अब आप कहोगे सर यहाँ पे n-2 लगा दो और इसका ओनली 2 लगा दो। भाई अब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको नॉलेज से भी सॉल्व करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपने हर जगह ही n-2 लगा दिया फिर तो बैकफायर कर जाएगा वो। 12th पे वो बोल रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ था, ठीक है, कौन कौन से मतलब पार्ट थे। इतना आपने को पता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना जो नाइटहुड का टाइटल था वो दे दिया था, महात्मा गांधी ने भी अपना टाइटल दे दिया था, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया। तो ऑल 4 तो अपना वैसे ही अड़ गया। अब इतना तो पता ही है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो अपन ने बॉयकॉट किया था, नॉन वायलेंस चल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि देखो वायलेंस जो आया था वो क्विट इंडिया मूवमेंट में पहली बार आया था, ठीक है। तो उस टाइम पे यही चल रहा था, नॉन वायलेंस, सही बात है। और स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, ये भी सही बात है। तो ओनली 3 इसका आंसर हो जाएगा, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो अरगट्टा जो है ना वो 2016 या 2018 में पीवाईक्यू आया हुआ है इसके बारे में। तो अगर आपने पीवाईक्यू वो कर रखा होता तो इसका आंसर बी हो जाता, बस खत्म। और क्या, बी होगा इसका आंसर। बी, लार्ज व्हील विद अर्सन पॉट टाइड टू द स्पोक्स, हाँ यही होगा, बी होगा। बी या डी में से देख लेना, जो भी मतलब कुल मिला के पी वाई क्यू है ये, ठीक है। मेरा पर्पस आपको आंसर बताना नहीं है, आंसर तो आप कहीं से भी निकाल लेना, कोई सी भी मैगजीन से, कहीं से भी कुछ भी हो वहां से निकाल लेना। मेरा पर्पस ये है कि मैंने कैसे सॉल्व किया था एग्जाम में और मेरे कैसे नंबर आ गए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखो अपने को ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो सबसे फेमस किंग होते हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगा 2023 में भी दिखाऊंगा, 24 में भी दिखाऊंगा कैसे मैंने ये लॉजिक लगाया। सबसे फेमस किंग जो होता है ना, बस उसी पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन कौन से टाइटल, मतलब ये सारे टाइटल किस किंग ने अज्यूम किए थे। मुझे बताया महेंद्र वर्मन एक बहुत फेमस किंग है और नरसिंह वर्मन भी एक बहुत फेमस किंग है। सीमा विष्णु बहुत छोटा मोटा किंग है, यूपीएससी को इतना इंटरेस्ट भी नहीं होगा। और सीमा वर्मन और सीमा विष्णु दोनों जो है वो थोड़े छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, छोटे मोटे किंग है, तो इनमें तो यूपीएससी नहीं खेलेगा। अब महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन है, ये मतलब थोड़े फेमस है क्योंकि इनके इनके आने से ही मतलब रॉक कट आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था साउथ इंडिया में। तो मेरे को ए और सी में तुक्का लगाना था, मैंने ये पे तुक्का लगा दिया, मेरा सही भी हो गया, क्योंकि महेंद्र वर्मन मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लगता था किंग। तो मुझे इसके बारे में मतलब बिना पता लगाए मैंने सही कर दिया इसको बैठे बैठे। क्वेश्चन नंबर 15, अब ये तो इतना तो पता ही है यार, अपन पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में कि जो फायन आया था वो चंद्रगुप्त 2 में आया था। और अगर आपको ऐसा नहीं भी सही करना हो तो इस पे वही ट्रिक लगा दो जो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताई। देखो स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त थोड़े लेस फेमस किंग्स हैं। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त 2 जो है ना वो ज्यादा पावरफुल, मतलब ज्यादा इनकी हिस्ट्री में चर्चा हुई है। तो इसका मतलब यूपीएससी जो इंटरेस्टेड होगा ना वो इन दोनों किंग में ही होगा, सी और डी में से तो नहीं होगा। अगर तुक्का लगाना तो ए और बी में से लगा दो, ए और बी में से लगाओगे तो कुछ ना कुछ सही हो ही जाएगा, लेकिन इसका आंसर बी होगा, ठीक है। देख लो क्वेश्चन ये वाला 15th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, वही वाला लॉजिक लगा दो इसके अंदर भी, क्वेश्चन पढ़ो ही मत। अब सबसे बढ़िया ये है कि सबसे जो फेमस किंग है अमोघ वर्षा प्रताप उर्दारा, भाई ये तो किंग के सुना ही नहीं, यूपीएससी इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होगा। विष्णु वर्धना भाई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। अमोघ वर्षा और राजेंद्र वन, अब इन दोनों में इंटरेस्टेड हो सकता है यूपीएससी, क्योंकि बहुत बड़े फेमस किंग है ये। मैंने राजेंद्र वन पे लगा दिया क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक चोला रहता ही है, तो इसको मैंने सी लगा दिया और सही भी हो गया। देखो बिना क्वेश्चन पढ़े मैंने ऑन द स्पॉट सही कर दिया इसको,
ठीक है। अब ये वाला 17th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 17th वाला नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे नहीं करना हो तो स्केलेटन से लगा लो n-2। तो 4 स्टेटमेंट है, 2 गलत होंगे तो n-2, 4-2 तो 4 ओनली 2 आ जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन सही भी हो गया था मेरा ऐसा करके। ठीक है। अब 18th वाला मैंने एक शॉर्ट बना रखा है, वहाँ मैंने बता भी रखा है कि जो गंधारा आर्ट है, ये बोल रहा है गंधर्वा महाविद्यालय जो है ना वो कहाँ डेवलप हुआ। अपने को इतना सा पता है जो गंधारा आर्ट है ना वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेवलप हुआ था, जो तक्षशिला के आसपास में डेवलप हुआ था। अब तक्षशिला के आसपास की जो सिटी होगी ना वो इसका आंसर हो जाएगा। अब मुझे तक्षशिला के आसपास में लाहौर दिखता है जो इसका आंसर हो सकता है। फिर भी अगर नहीं ऐसा सोचना हो तो यार एग्जामिनर के दिमाग में लाहौर क्यों आएगा, जो सिटी इंडिया के बाहर की है वो क्यों उसके दिमाग में आएगी। मतलब लाहौर ही क्यों आई उसके दिमाग में, मतलब कोई दूसरी सिटी पाकिस्तान की क्यों नहीं आई या ईरान की कोई सिटी क्यों नहीं आई। इसका मतलब लाहौर उसने कहीं से पढ़ा है, तो जहां से उसने पढ़ा है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँ, ये 1990s का पीवाईक्यू है, तो ये वहीं से आपका सही हो जाता। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में दे रखा है, और ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दोनों नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नॉलेज बेस्ड स्टेटमेंट है तो ये बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, नॉलेज बेस्ड भी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, और इसमें स्केलेटन लगाने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। ठीक है, ये देख लो 20th जो क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मैं और जो आगे वाले क्वेश्चन है और डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं और भी इसके पार्ट्स लाऊंगा, और भी मैं 22, 23, 24, 21, 20 सबके पीवाईक्यूज के स्केलेटन की से कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं उसकी वीडियोस लेके आऊंगा। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन मेरा जो रिस्पॉन्स रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।